100% में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा भारत में डचों का आगमन। और मैंने पहले वाली क्लास में आपको सब करवा दिया है कि कैसे यूरोप ये भारत आए, भारत आने का क्या क्या रास्ता हुआ करता था। स्थल मार्ग भी था, जल मार्ग भी था, लेकिन क्या क्या समस्या उत्पन्न हुई। इसके लिए आप पिछली क्लास को आप देख सकते हैं। और इस क्लास में जो है मैं आज आपको डचों के बारे में बताऊंगी कि डच कैसे आए। जैसे कि मैंने पहले क्लास में आपको बताया था कि पुर्तगाल यहाँ से आए थे, यहाँ से पुर्तगाल का आना हुआ इस जगह से। ठीक है, तो पुर्तगाल आए भारत, किस प्रकार से क्या क्या समस्याएं हुई ये सब आप देख सकते हैं क्लास में। और यहाँ पे जो है आज मैं बताऊंगी कि कैसे जो नीदरलैंड है, डच है, मतलब नीदरलैंड में ही को ही डच कहते हैं। ठीक है, तो वो कैसे भारत आए, उनकी क्या क्या जर्नी रही, क्या क्या समस्याएं आई उनके सामने, तो इनके बारे में, और कैसे कैसे वो यहाँ से भारत में टिक नहीं पाए और चले गए। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है रोटरडम बंदरगाह। ठीक है, जो राइन नदी है वो जर्मनी के पास है। और राइन नदी, थोड़ा ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं हम। तो राइन नदी इतनी साफ, इतनी क्लीन है कि अगर कोई सिक्का भी अगर उस पर गिर जाता है ना, तो वो आप बाहर से इस पानी में देख सकते हैं कि कहाँ पे सिक्का है। इतनी क्लीन है ये नदी। ठीक है, तो थोड़ी सी ज्योग्राफी की बात हो गई। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसे कि ये राइन नदी है, उसी का बहुत ज़्यादा व्यस्तम बंदरगाह जो है ये है रोटरडम। ठीक है, ये यहाँ पे था रोटरडम बंदरगाह, यहीं से व्यापार हुआ करता था। अब बात करते हैं ये स्पेन। स्पेन क्या है? स्पेन ने क्या किया था, पुर्तगाल पे भी अपना आधिपत्य कर रखा था और ये डचों पे भी कर रखा था। ठीक है, लेकिन जब ये धीरे धीरे स्पेन के कब्जे से बाहर आ जाते हैं तो उन्होंने विचार किया भारत में जाने के लिए, लेकिन उनके पास इतने संसाधन नहीं थे, इतना जलयान नहीं था, ना तो उनकी नौसेना अच्छी थी। तो इन्होंने हड़बड़ी नहीं मचाई, बहुत पेशेंस से काम किया इन्होंने, बहुत माइंडेड वाला काम किया कि इन्होंने फटाफट ये नहीं कि देखा कि पुर्तगाल भी जा रहे हैं भारत तो हम भी चल लेते हैं, क्योंकि पुर्तगाल के पास बहुत सारी चीज़ बहुत स्ट्रांग हो चुका था ये। ठीक है, लेकिन नीदरलैंड के पास अभी ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसने वेट किया, है ना, बोलते हैं सब्र का फल मीठा है। तो इन्होंने सब्र किया और इतना सब्र का फल मीठा हुआ इनका कि इन्होंने इंडोनेशिया जो है उन पे कब्जा कर लिया। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके बारे में। तो नीदरलैंड ने क्या किया, पुर्तगाल से ही व्यापार करते रहे। पुर्तगाल तो भाई भारत से ले जा रहा था सामान, लेकिन ये क्या करता था, पुर्तगाल से सामान खरीदता था और क्या करता था, यूरोप में बेचा करता था। तो इसने देखा इतना ज़्यादा मुनाफा इसको पुर्तगाल से लेने के बाद और यहाँ बेचने पर इतना ज़्यादा मुनाफा हो रहा था। तो इसने दिमाग लगाया कि अगर ये पुर्तगाल भारत से ला के यहाँ बेच रहे हैं तो इनको कितना फ़ायदा हो रहा होगा। इन्होंने धीरे धीरे अपनी क्या की, अपनी नौसेना अच्छी की, जलयान पे ध्यान दिया। ठीक है, और ये क्या किए, यहाँ से निकल पड़े। सबसे पहले जो इंडोनेशिया आए उनका नाम था हाउटमैन। वो इंडोनेशिया आए, ना कि भारत। ठीक है, इंडोनेशिया यहाँ पे हम देख रहे हैं नीचे इस जगह पे जो है ये है इंडोनेशिया। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे अपना आधिपत्य करना स्टार्ट किया। ठीक है, इस एरिया पे इन्होंने क्या किया, जैसा कि अब हम थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। इतना जितना मैंने आपको समझाया है वो मैंने आपको लिख कर भी दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो बंदरगाह है वो बहुत व्यस्तम बंदरगाह था। ये सब मैंने आपको सब बताया हुआ है, ये आप बहुत ईजी तरीके से समझ सकते हैं। पुर्तगाल की राजधानी जो है लिस्बन है। ठीक है, और इस यहाँ से सामान ले जाके ये बेचा करते थे। सारा मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब हम बात करते हैं पुर्तगालियों का जो आगमन का क्रम है वो किस प्रकार से था। मतलब भारत आए, मैंने आपको बताया था कि भारत आए हैं तो इसके पीछे कुछ रीज़न था। हम भी कोई काम करते हैं, कुछ ना कुछ रीज़न होता है। अगर हम बिहार से, कोई यूपी से दिल्ली आके पढ़ रहे हैं, है ना, तो इसका कोई रीज़न है कि क्या रीज़न है कि भाई हमें किसी को शिक्षा चाहिए, किसी को रोज़गार चाहिए, किसी को फैसिलिटीज़ चाहिए जो कि गांव में नहीं मिल रही है, तो वो वहाँ से अपना छोड़ के वो यहाँ पे आके बस गए हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुर्तगालियों का आगमन किस प्रकार से हुआ। भारत में रीज़न क्या था इसके बारे में मैंने आपको बताया है, क्योंकि यहाँ पे जो थे वस्त्र
मसाले बहुत ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे और इन्हें मसालों की आवश्यकता हुआ करती थी, क्योंकि इन्हें क्या करना पड़ता था, जो मांस वगैरह था उनको लंबे समय तक उनको सेफ रखना पड़ता था, और सेफ रखने के लिए उस टाइम पे मसाला हुआ करता था, ना कि फ्रिज। ठीक है, तो इसलिए इन्हें मसाले की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले कौन आए, फिर कौन आए, फिर कौन आए, इसके बारे में। जैसे कि यहाँ पे ये तो हो गया आपका कैसे कैसे पुर्तगाली के बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रेंच आए, फिर स्वीडन आए, इस प्रकार से है। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिक बनाई हुई है। ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक है कंपनियों की स्थापना के बारे में। मतलब भारत में पहले कौन सी कंपनी की स्थापना हुई। जैसे कि पी लिखा हुआ है, तो पी का मतलब हो गया पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाल की स्थापना हुई पहले, ठीक है, कंपनी की। फिर हुई इंग्लिश, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की, है ना, अंग्रेज़ों की। फिर डच की, फिर फीस, ये दोनों जो है ये ऐसे ही है। और फी से हो गया फ्रांस, और फिर हो गया स्वीडन। इस प्रकार से स्थापना हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि डच जो है पहले इंडोनेशिया गए और डच पर कब्जा कर यहाँ से आरंभ कर दिया इन्होंने। इंडोनेशिया से इन्होंने मसाला का द्वीप है, ये बहुत फेमस है अभी भी बहुत ज़्यादा। तो इंडोनेशिया जो है मसाला का द्वीप कहलाता था, और यहाँ से ये मसालों का व्यापार करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। सबसे पहले ये इंडोनेशिया गए। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसी कंपनी थी, कौन से यूरोपीय थे जिन्होंने सबसे पहले जो कि इंडोनेशिया पे कब्जा किया था, ना कि भारत पे ना। तो सब इन्होंने इंडोनेशिया का बहुत अच्छे से कब्जा कर लिया था। इतना ज़्यादा मतलब इन्होंने स्टेबल कर लिया था उस जगह पे अपने आप को, कि इनका व्यापार जो होता था ना भारत से, वो भारत में तो होता था, लेकिन भारत में होने के बाद वो इंडोनेशिया जाया करता था, और इंडोनेशिया के बाद पैकिंग वैकिंग हो गई, उसके बाद ये अपना जाया करता था नीदरलैंड। इस प्रकार से इनका आधिपत्य हो गया था वहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया। अब कंपनी जो है इंडोनेशिया की वो थी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, जो नीदरलैंड की स्थापना हुई। ठीक है, कब हुई, 1602 में। अब बात करते हैं, ये कंपनी अपने शेयर धारकों को अच्छा, सबसे ज़्यादा जैसे कि ये कंपनी आई जब यहाँ पे, तो इनके शेयर धारक भी थे, इनके बहुत सारे जो काम करने के लिए इनके साथ आएंगे ना, तो उनको ये पैसे दिया करते थे। और इन्होंने 200 वर्ष तक इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा मुनाफा दिया, मतलब 18% मुनाफा दिया इन्होंने। एक कारण इनका ये भी रहा इनका पतन होने का, क्योंकि ये जो है अंग्रेज़ों से लड़ाई हो रही है, तो भी ये मुनाफे में कमी नहीं कर रहे हैं, 18% ही मुनाफा दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी समस्या उत्पन्न होगी ना, व्यापार में कभी खर्च क्या होता है, कभी मंदी भी आ जाती है, कभी व्यापार में फ़ायदा होता है, तो कभी नुकसान होता है। नुकसान में भी ये 18% दे रहे हैं, है ना, और फ़ायदा में दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ से भी इनको समस्याएं उत्पन्न होने लगी, ये कारण रहता है एक पतन का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इनको बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। ये जब यहाँ पे आए भारत में, तो इनको अधिकार दिया गया था। इनको अधिकार नीदरलैंड के द्वारा ये दिया गया था, सैन्य अधिकार दिया गया था। ये बिना पूछे नीदरलैंड से अपनी सैन्य किसी से लड़ाई कर सकते थे। ठीक है, फिर संधि कर सकते थे, किसी भी राजा से संधि कर सकते थे। ठीक है, और 21 वर्ष तक इन्हें व्यापार करने की अनुमति दी गई थी नीदरलैंड के द्वारा। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इंडोनेशिया का जो वांटम द्वीप जो है ना, इनको जीत लिया इन्होंने। और यहाँ से अब इनका एक क्या बोलते हैं, तिनका का सहारा, मतलब एक तिनका मिल गया इनको। तो अब यहाँ से इनका मनोबल बढ़ा, और इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों से ये वांटम द्वीप जो है छीन लिया था। ठीक है, अब 1605 में मुस्लिम पट्टनम में ये जो हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये ऑल डेट आप याद रखेंगे, जितने भी डेट हैं सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। जो सबसे पहली कंपनी स्थापित की जाती है वो मुस्लिमपट्टनम में की जाती है, भारत के। और ये जो है भारत से संबंधित है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में ही। अब इन्होंने 1605 में इंडोनेशिया के अम्बयान द्वीप को भी जीत लिया इन्होंने। ठीक है, पुर्तगाल से इन्होंने अम्बयान द्वीप को भी जीत लिया। धीरे धीरे इनका मनोबल और बढ़ता जा रहा है। अब 1595 में नीदरलैंड से ये मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले जो आए थे इंडोनेशिया, वो थे हाउटमैन आए थे, पहले व्यक्ति थे, जो कि मैंने आपको बता दिया है। 1613 में इंडोनेशिया के जकार्ता द्वीप
को अधिकार में ले लिया। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया नामक शहर बसाया इन्होंने, ठीक है। और अब भारत का नियंत्रण, जितना भी भारत पे व्यापार होता था सारा नियंत्रण कहाँ होता था, इसी शहर बैक्टीरिया से होता था। और जकार्ता द्वीप तो आपको पता है कि सबसे बड़ा द्वीप है इंडोनेशिया का, इन्होंने इस पे ही कब्जा कर लिया अपना, ठीक है। और इन्होंने बैक्टीरिया नामक शहर भी बसा लिया था। 1641 में मलक्का द्वीप पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया, मलक्का जो जल संधि है उस पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। और 1658 में सिलोन, जिसको आज हम श्रीलंका कहते हैं, उसको भी उन्होंने कब्जा कर लिया। इनका मनोबल दिन प्रतिदिन अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे ये भारत में आना आरंभ करेंगे। तो 1605 में मैंने बताया था कि मछलीपट्टनम में इन्होंने क्या किया। अब मछलीपट्टनम, अब हम भारत की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, हमारे भारत से संबंधित हो गया है ये, तो ये ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन्होंने मछलीपट्टनम में क्या लगाया था, अपनी कंपनी लगाई थी। तो यहाँ पे ही किसका व्यापार करती थी, ये नील का व्यापार किया करती थी। नील क्या होता है, आपने देखा होगा, 4 बूंदों वाला उजाला। तो ये जो है ना, ये जो है, हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोगों का जो ड्रेस हुआ करती थी वो होती थी वाइट। और वाइट में अगर ज़्यादा वाइट हो जाता है ना तो ख़राब होने लगता है कपड़ा, तो थोड़ा सा शाइनिंग आने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये 4 बूंदों वाला उजाला। तो ये उजाला जो है, इनका व्यापार ये किया करते थे, नील का व्यापार। उस टाइम पे कोई कृत्रिम नहीं हुआ करता था, सब प्राकृतिक था। धीरे धीरे ये सब तो अब आर्टिफिशियल बन रहा है ना, पहले सब प्राकृतिक हुआ करता था। बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती थी, अगर इनकी खेती होती थी ना तो वो जो ज़मीन थी वो बंजर हो जाया करती थी। लेकिन इनका इतना शोषण किया गया है, हम लोगों का इतना शोषण किया गया कि मतलब हमारे हाथों को काट दिया जाता था, अफीम उगवाई जाती थी। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, जो हम अंग्रेज़ के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, उनके इन्होंने क्या क्या शोषण किया हमारे साथ, उनके बारे में आपको आगे पता चलेगा। सॉरी। तो 1610 में आप बात करते हैं हम, इन्होंने पुलिकट, मछलीपट्टनम के नीचे ही है पुलिकट, आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये जो करते थे यहाँ पे, जिसका व्यापार करते थे ये व्यापार करते थे वस्त्रों का, ठीक है। और बारूद का कारखाना लगा दिया था इन्होंने, बारूद लड़ाई करने के लिए इन्हें बारूद वगैरह चाहिए ना, तो उनका भी इन्होंने यहाँ पे इस कारखाना ही लगा दिया था। टकसाल, इन्होंने क्या किया था, अपने सिक्के चलाए थे, स्वर्ण के सिक्के चलाए थे। टकसाल मतलब उनको ढाला जाता था सिक्कों को, जिसको पैगोडा कहा जाता था, ठीक है। तो ये सिक्का भी इन्होंने चलाया, ठीक है, स्वर्ण का सिक्का था ये। यहाँ पर इनका मुख्यालय था, ठीक है, जो 1690 तक ये यहाँ पे रहा। और इसके बाद पुलिकट से यहाँ से हटा के नागपट्टनम में चला गया, ठीक है। इन्होंने गोलियंड्रा किला भी बनाया था इस जगह पे, और इनका किलेबंदी भी करवाई थी पुलिकट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं गुजरात, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो वहाँ से हम बात करते हैं। सूरत बहुत फेमस स्थल है, जगह है। तो यहाँ से ये लोग क्या करते थे, सूती वस्त्र का व्यापार किया करते थे, ठीक है। इन्होंने कोठी यहाँ पे लगाई थी, और यहाँ से इनको बहुत मुनाफा हुआ करता था। यहाँ पे ये जो था, इसको सूरत जो है, आप आगे पढ़ेंगे कि बहुत फेमस था ये। और जो मोमडन हुआ करते थे, वो आने जाने का रास्ता यहाँ से हुआ करता, जो वो इनका जो पूजा का स्थान होता है ना, वहाँ पे जाने के लिए ये इसी रास्ता का यूज़ करते थे। हम लोग उसमें पढ़ेंगे, मध्यकालीन में सब में पता चलेगा आपको। तो सूरत बहुत ज़्यादा फेमस भी था, और यहाँ पे ये सूती वस्त्र का व्यापार करते थे, ठीक है। और इनको सबसे ज़्यादा मुनाफा हुआ करता था। और 1750 आते आते ना, इन्होंने ना 39% मार्केट पे इनका कब्जा हो गया था। ये कब्जा जो था अंग्रेज़ों से कहीं ज़्यादा था, पहले भी आए थे, लेकिन इनका धीरे धीरे समस्याएं उत्पन्न होने लगी। इन्होंने थोड़ा माइंड से काम नहीं किया अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ अगर लड़ाई कर रहे होते थे तो अंग्रेज़ लड़ाई करने के साथ साथ अपना व्यापार कभी भी नहीं रोकते थे, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता था, इनका व्यापार पे असर पड़ता था। तो ये सब समस्या होने की वजह से भी इनका जो पतन होने का रीज़न रहा। और एक मुनाफा इन्हें बहुत ज़्यादा देते रहे, 18% देते रहे 200 साल तक, तो ये भी एक रीज़न रहा, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं बंगाल। अब बंगाल में इन्होंने क्या किया था, बंगाल के कासिम बाज़ार में इन्होंने रेशम के लिए चक्की लगाई थी, और यहाँ पे 3000 कर्मचारी को काम यहाँ पे मिला था, ठीक है। और रेशम का उत्पादन यहाँ से किया करते थे। चिनसुरा रेशम
वस्त्रों, सोरा, अफीम का व्यापार ये किया करते थे। और ये सीधा रिपोर्ट किससे किया करते थे, जैसे ये भारत है और ये सीधा रिपोर्ट करते थे नीदरलैंड को। लेकिन जितना भी अभी हमने पढ़ा है वो सारा जो रिपोर्ट किया करते थे वो इंडोनेशिया को किया करते थे। लेकिन ये इसका सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि सीधा रिपोर्ट जो है कौन सा ऐसा राज्य था जहाँ पे होता था, तो सीधा रिपोर्ट भारत में नीदरलैंड में किया जाता था, तो ये आपका बंगाल हो जाएगा। ठीक है, बंगाल बहुत ज़्यादा फेमस रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धन दौलत था। तो आपको पता भी है कि अंग्रेज़ जो है यहाँ पे प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, और ये जितना भी हुआ बंगाल से संबंधित था। और जब बक्सर का युद्ध हो गया तो सबसे लास्ट जो माना जाता है कि जब वो कब्ज़ा कर पाते हैं पूरे देश में, पूरे भारत में अगर कब्ज़ा होने का सबसे बड़ा कारण यही रहा कि बक्सर का युद्ध जब उनका कंप्लीट हो गया, वो जीत गए अंग्रेज, तब वो कर पाए भारत पे कब्ज़ा, है ना। तो ये यहाँ से इनको बहुत सारे धन दौलत प्राप्त हुए थे बंगाल से। अब हम बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा के बालासोर में यहाँ से ये वस्त्रों का व्यापार किया करते थे। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे देखते हैं। तो 1663 में पुर्तगालियों से कोचीन भी छीन लिया इन्होंने। धीरे धीरे कोचीन, आपको पता है कि सबसे पहले जब पुर्तगाली आए थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, कोचीन पे ही अपनी कोठी लगाई थी। और इन्होंने धीरे धीरे इतने शक्तिशाली होते चले गए डच कि इन्होंने कोचीन को भी छीन लिया था पुर्तगालियों से। ठीक है, अब इनके साथ जो समस्या उत्पन्न होती है वो होता है बेदरा का युद्ध। 1759 में इनका बेदरा का युद्ध होता है। किनके साथ होता है, अंग्रेज और डचों के साथ। और डच जो होते हैं इसमें हार जाते हैं। और 1795 में संधि की जाती है, पेरिस की संधि। और डचों के जितने भी सेंटर हुआ करते थे, आपने देखा अभी हम लोगों ने जितना बंगाल पढ़ा, मछलीपट्टनम पढ़ा, जितना भी पढ़ा हमने, पुलिकट, जितने भी थे सारे कोचिन वो सब इनसे छीन लिए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, और सूरत जो है सब छीन लिया जाता है, लेकिन सूरत जो है बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा डचों को दे दिया जाता है। लेकिन जब 1824 की बात आती है तो ये जो है सूरत को बेच देते हैं अंग्रेज़ों को, और यहाँ से ये चले जाते हैं अपने नीदरलैंड। तो इस प्रकार से ये कहानी थी। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैंने एकदम एक कहानी की तरह आपको समझाया है, बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, जो कि हम आम बोलचाल में किया करते हैं। कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है कि एकदम ऐसा आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहानी सुन रही हूँ। जैसे नानी दादी के टाइम पे हम कहानी नहीं सुना करते थे, बहुत इंटरेस्टिंग लगा करता था। उसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाई करूँगी। तो अगर आपको ये समझ आया हो, अच्छा लगा हो, कुछ यूनिक लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।